टाइम भी हो गया है, तो मैं इस को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय से प्रथम सत्र की समाप्ति की घोषणा की अनुमति चाहता हूँ। तो सभी महानुभाव लंच पर आ रहे हैं। वैसे हम लोग इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के तृतीय सत्र में पहुंच चुके हैं और तृतीय सत्र जो भोजन के उपरांत होने वाला है, तो संख्या बता रही है कि अब हम लोग ये सोने का बड़ा उपयुक्त समय है, तो इसलिए खाने के बाद बहुत कम लोग उपस्थित रहते हैं। फिर भी चूंकि हम लोग अपने तकनीकी सत्र में हैं, तो जो भी वक्ता हैं या जो भी श्रोता हैं, हम लोग अपना कार्य उसी सुचारू रूप से करेंगे। तो सबसे पहले आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर दिनेश पालीवाल जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कमल कुमार और यहाँ सभागार में उपस्थित विद्वज्जन एवं प्यारे विद्यार्थी। सबसे पहले तो इस समारोह एक तरह से जो ये संगोष्ठी है एक समारोह के रूप में आयोजित हो रही है, तो इसके सूत्रधार डॉक्टर रमाकांत राय जी के प्रति मैं हार्दिक उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय का भी कि उन्होंने एक ऐसे विषय कि सांस्कृतिक संबंधों की न्यास भूमि इटावा। प्रायः हम लोग जब बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बातों में हम लोग अपने मूल को ही भूलते जाते हैं और यह एक नई परंपरा है। जहां तक हमने राष्ट्रीय संगोष्ठियों में देखा है, यह एक नई परंपरा है कि जो हमारा कर्म क्षेत्र है, जो जहां हमारा जन्म हुआ है, जो हमारा कर्म क्षेत्र है, उसके प्रति हम कुछ ऐसा करें जिससे उसकी पहचान बने। हालांकि डॉक्टर रमाकांत राय ट्विटर पे काफी सक्रिय रहते हैं और उन ट्विटर के माध्यम से उन्होंने इस महाविद्यालय और इटावा के संदर्भ में काफी जानकारी कई बार साझा की है। मैं इस जो इटावा का नाम है पहली बार उनके ट्विटर अकाउंट से ही जाना कि इसको कभी इष्टिकापुर कहा जाता है और आज इस संगोष्ठी में जो इससे पहले का सत्र हुआ उसके माध्यम से हम सभी को नई नई बातें पता चली। तो एक तरह से यह जो राष्ट्रीय संगोष्ठी है, यह अपने कर्म भूमि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का एक माध्यम भी है और आज की जो यह राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इसमें जो इटावा है, इटावा जनपद है, प्रायः हम लोग जो इसको जानते रहे हैं, यहाँ खास एक कुछ इसका राजनीतिक पहचान रही है और सुबह से हमने जो भी सुना है उसके माध्यम से पता चला कि इसका कितना पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या साहित्यिक महत्व कितना रहा है। हम लोग साहित्य के विद्यार्थी भी जो जब तैयारी करते हैं तो प्रायः जनरल नॉलेज के प्रश्नों की तरह से छू के चले जाते हैं कि इटावा देव की जन्मभूमि रही है, नीरज की जन्मभूमि रही है। लेकिन जब हम 2 दिन पहले जब आना हुआ यहाँ पे, मैंने ब्राउज़र देखा तो सबसे पहले मेरी दृष्टि गई नीरज पर, क्योंकि नीरज मेरे प्रिय कवि रहे हैं और मैं नीरज की गीतों का, उनकी गजलों का, उनकी कविताओं का अध्ययन करता रहा हूँ। ऐसे में ये जानना मेरे लिए बड़ा रोचक रहा कि नीरज यहीं के रहे हैं और वो यहीं के नहीं रहे बल्कि उनकी संघर्ष भूमि भी ये रही। बाद में भले जाके कहीं और ख्याति उनको मिली, मुंबई से मिली, लेकिन यहाँ उन्होंने काफी संघर्ष किया। तो मैं अध्यक्ष महोदय से थोड़ी सी अनुमति जरूर लूंगा कि बीच बीच में मैं नीरज के गीतों को, उनके दोहों को, उनकी गजलों के कुछ पंक्तियां साझा आपसे करूंगा, लेकिन क्योंकि हमारे साथ केवल 2 ही वक्ता इस सत्र में बचे हुए हैं तो हमारे पास समय भी है और मौका भी है। तो लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे आज के वक्ता जो हैं डॉक्टर कमल कुमार, जो पेशे से चिकित्सक हैं, चंबल फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर हैं, वे आए और इटावा के सांस्कृतिक पक्ष पर अपनी बात रखें। डॉक्टर कमल कुमार सर, आप आमंत्रित हैं, आए अपनी बात रखें। आदरणीय दिनेश पालीवाल सर और सभा में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय,
इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रमाकांत सर और इस प्राचार्य के इस विद्यालय के प्राचार्य श्री श्यामपाल सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि कार्यक्रम ये राष्ट्रीय संगोष्ठी और हिंदी के विद्वत जनों का है और मैं इस क्षेत्र से थोड़ा सा इतर हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्षेत्र से अलग होना मायने नहीं रखता। मैं चूंकि जन्मभूमि इटावा जन्मभूमि और कर्मभूमि इटावा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर मायने रखता है कि इटावा की जब बात आएगी तो मुझे अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक रखने का अधिकार मिलेगा। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर ये इटावा 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 मेरा तो बचपन ही कुछ ऐसा रहा है कि जब मैं बचपन में था तो फिरोजाबाद जिले मेरा मूलतः घर पड़ता है फिरोजाबाद। कुछ पुनर्जन्म की कहानियां होती थी तो मेरे माता पिता बताया करते थे, जब मैं बहुत छोटा था 2 साल का 3 साल का बोलना शुरू किया होगा तो चलो इटावा चलो इटावा चलो इटावा के नाम से कुछ बोला करता था और उस टाइम तक मैंने इटावा देखा नहीं था। लेकिन परिणाम कुछ हुआ कि 2013 के बाद में जब मैं इटावा में आया तो इटावा इतना मन में रच बस गया कि इसके लिए कुछ कर गुजरने की शक्ति हमेशा से रही कि नहीं इसके लिए कुछ करना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे संचालक महोदय ने बताया कि कर्म भूमि के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, यही आपका प्रतिफल होता है। जो आप जो मतलब आपका ऋण होता है वो ऋण तभी अदा होता है जब आप अपनी कर्म भूमि के लिए कुछ करते हैं। बस ऐसा ही, क्योंकि हमारे ब्राउज़र में कुछ एक छोटा सा शब्द लिखा हुआ है, जैविक विविधता का केंद्र, भौगोलिक विविधता का केंद्र, पर्यटन का केंद्र। तो मैंने भी अपना कुछ कार्य इसी क्षेत्र में किया हुआ है, इटावा को बहुत ज्यादा कोशिश की है, घूमा हुआ है। तो आइए थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं इटावा के चंबल क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, थोड़ा सा जैव विविधता के क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में। तो मेरे साथ मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग चंबल और बिहड़ घूमने के लिए तैयार होंगे। शुरुआत वहां से होती है कि क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। ये बात 1970 के आसपास की है, जिस समय हमारे इस चंबल क्षेत्र को बदनाम किया जाता रहा है कि यहाँ पर डाकू और लुटेरे वगैरह इस तरीके की चीजें रही थी। निश्चित रूप से ये सभी बातें हम लोगों के मन में कचोटती थी। आज की डेट में भी जब गूगल पर हम सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें यही चीज समझ में आती है कि चंबल का नाम सर्च करते ही तुरंत बंदूकें और इस तरीके की चीजें आने लगती हैं। मुझे निश्चित रूप से बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने चंबल क्षेत्र को कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करें कि लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर घूमने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, जैव विविधताओं का केंद्र है, प्राकृतिक संसाधन है, तो सच में लोग देखना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर घूमने की चीजें क्या क्या है, मैं आपको थोड़ा सा घुमा देना चाहता हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें घूमी होगी, लेकिन फिर भी समय अपने पास बहुत है और खाना खा के सोने का टाइम हो चुका है, तो थोड़ा मेरे साथ सो लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम 22 ख्वाजा, बिल्कुल छोटी सी जगह है, देखने में उसका कुछ भी पुरातत्व तो नहीं पता चलता है, लेकिन फिर भी वहां पर मोहम्मद गौरी कालीन जो है 22 जो उनके शहीद हुआ करते थे उसकी वो प्रतीक मानी जाती है। पूरे विश्व में एकदम अलग टाइप की एक जगह है चुगलखोर की मजार, नाम से ही हास्यास्पद लगता है, दिखने में भी काफी कुछ अलग सा लगता है, लेकिन उसकी खास बात है कि ये चुगलखोर हुआ करते थे और उन्होंने चुगलखोरी करके राजा को मरवा दिया था। तो कहीं ना कहीं चुगलखोरी एक बुरी प्रथा है, इस प्रथा को पूर्णतः खत्म करने के लिए आज चुगलखोर की मजार उसी तरीके से जीवित की जाती है। किसी को चुगलखोर की मजार के बारे में थोड़ा सा आइडिया है क्या? नहीं सर, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जिनको नहीं पता मैं उनसे बता रहा हूँ कि चुगलखोर की मजार पे आज भी वहां पर जूते मार के मन्नत मांगने की प्रथा है। एकदम अलग टाइप की प्रथा है कि जूते आप मारेंगे तो वहां पे आपकी मन्नत पूरी होगी। निश्चित रूप से उस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं चुगलखोरी नहीं होनी चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में भी इस तरीके की चीजों की आलोचना करनी चाहिए। महाभारत कालीन कालीवाहन मंदिर, आज भी उसके बारे में कहा जाता है, मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, लेकिन आप सभी लोग यहाँ के प्रत्यक्ष रूप से गवाह होंगे कि वहां पर कुछ फूल अगर छोड़ दिए जाते हैं तो फूल वो वहां पर सुबह 4 बजे 5 बजे करीब जब द्वार खोले जाते हैं तो कुछ फ्रेश फूल वहां पर मिलते हैं। बहुत प्राचीन अंग्रेजों के जमाने की परमिट लाइन जो कि कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश को अलग करती थी, वो हमारे इटावा के शकरनगर क्षेत्र से होकर गुजरती है परमिट लाइन के नाम से। एक बहुत ही बड़ी बात कहूंगा कि विश्व का सबसे विकासशील गांव
अगर हम विश्व के सबसे बड़े विकासशील गांव की बात करते हैं तो वो सैफई हमारे इटावा में है। आज से 6-7 साल पहले की बात करेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कोई ऑडिटोरियम नहीं था जितना बड़ा ऑडिटोरियम हमारे सैफई में था। उस समय की बात कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो गांव की लेवल पे उसकी अगर हम सीवेज व्यवस्था को देखेंगे, ड्रेनेज व्यवस्था को देखेंगे, चिकित्सा व्यवस्था को देखेंगे तो आज आसपास के 8 जनपदों के लोग वहां पे अपनी चिकित्सा की दृष्टि से जाते हैं। भरे का किला आप सभी लोगों ने देखा हुआ है, कालीश्वर मंदिर देखा हुआ है, पाडरी बाबा मंदिर देखा हुआ है, सरसई नावर वेटलैंड, मुझे नहीं लगता कोई घूमने गया होगा, लेकिन अगर कोई घूमने गया है तो आपको बता दूं कि वहां पर विश्व स्तरीय कई सारे जो प्रवासी पक्षी हैं वो वहां पर आते हैं और एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। दुखद बात यह है कि हम लोग उसका संरक्षण नहीं कर पाए। सरकार ने कुछ प्रयास किए भी हैं लेकिन वो धीमे धीमे और आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसी क्षेत्र में हजारी महादेव का मंदिर है। अगर हम स्वतंत्रता के टाइम की बात करें तो बिलैया मठ और इसके अलावा और भी कई सारे जो स्थान हैं स्वतंत्रता के टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। अगर हम बात करते हैं लाल सेना की तो लाल सेना भी हमारे चंबल और बीहड़ क्षेत्र से ही कहीं ना कहीं संपोषित हुई है और लाल सेना उस जमाने में अपने आप में ये ताकत रखती थी कि पूरी अंग्रेजों की सेना को पूरे भारत से आजाद कराने की क्षमता रखती थी। लेकिन दुखद पहलू ये रहा कि उनको पूड़ियों में जहर देकर मारने की साजिश की गई। तो कहीं ना कहीं वो दुखद था। इटावा प्रदर्शनी के बारे में हमारे सर बता ही चुके हैं। एक और प्रथा की बात करता हूं कि पूरे विश्व में ठगी की प्रथा सोचने में थोड़ा अटपटा लगता है कि कन्फ्यूशियस ऑफ ठग्स मूवी आप सभी लोगों ने सुनी जरूर होगी। कन्फ्यूशियस ऑफ ठग्स जो मूवी है वो कहीं ना कहीं हमारे इटावा के छोटे से गांव सिंडोस के ठग उस जमाने में बहुत फेमस हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर बनाई गई है। अगर हम आज की डेट में भी एकदम बिल्कुल बिलगी किताबों की बात करते हैं तो हमारे कई सारे दिल्ली के पत्रकार बंधु, कई सारे अभी हम बात करेंगे जो अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे भाई जानते हैं कि चमेली देवी जैन पुरस्कार अपने आप में मायने रखता है और वो अभी नीतू जी यहाँ पे आई थी। उन्होंने चंबल के जो बिलगी क्षेत्र है इटावा के जसवंत नगर की घोड़ा और पूछरी उन पर काम किया और उनको पिछली वर्ष उसी काम पर चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला। मतलब कि यहाँ बाहर के लोग आकर हमारे क्षेत्र में काम करके और हमारे क्षेत्र के उसको लेके एक बहुत बड़े बड़े पुरस्कारों का भी जो प्राप्ति करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो बात होगी ना हमारे इटावा में। ऐसे ही एक बात करते हैं एशिया का पहला ब्लॉक। निश्चित रूप से मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, विश्व की बात है तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में अच्छा भी लगता है। एशिया का सबसे पहला ब्लॉक जो है वो महेवा है। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो रामपुरा को हम लोग जो है ऊंट फेस्टिवल के तरह के विकसित कर रहे हैं। वहाँ हर एक घर में ऊंट है और इटावा जिले के ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर बहुत सारे ऊंट हैं और केवल ऊँटों की सवारी करने के लिए हम लोग जैसलमेर और राजस्थान जाते हैं। तो अच्छा ये है कि हम उनको यहाँ पर डेवलप करें। ऐसे ही गुलाब की गढ़िया एक ऐसी जगह है, इतना सुंदर प्लेस है कि वो अपने आप को पक्षियों की कलकत्ता से हमेशा ही भरा पूरा मिलता है। इसी के साथ में अगर यहाँ पर खाने पीने, आपने खितौरा का नाम सुना होगा सभी लोगों ने। खितौरा जो है अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने देखा भी होगा। पहली नजर में ताजमहल की प्रतिकृति लगता है कहीं ना कहीं। तो निश्चित रूप से वो भी हमारे इटावा में है। और क्या लोगों ने नहीं देखा है खितौरा? जिन लोगों ने देखा है वो लोग जानते होंगे कि अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ये झलक देखेंगे आपको निश्चित रूप से वो ताजमहल की प्रतिकृति लगता है। इटावा जैसे छोटे जनपद में ताजमहल जैसी प्रतिकृति का होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हम यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीजों की बात करें तो खीर मोहन कहीं नहीं है और यहाँ पे उसका स्वाद अलग है। और एक बार आप स्वाद उसका लेके देखिए। बाहर के जितने भी लोग आते हैं अपने मित्रों साथियों को एक बार खीर मोहन पैक करके भेजिएगा। अब मैंने अपने जो कार्यक्रम संयोजक है उनका काम बढ़ा दिया है क्योंकि जितने भी उनके आने वाले जो अतिथि हैं वो सभी कहेंगे हमें खीर मोहन मंगवाइए। खीर मोहन आप लोग जरूर खाएं। निश्चित रूप से उसका अलग स्वाद है और कहीं नहीं मिलता है, आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। आज की डेट में घोड़ा चाय सबसे फेमस है, सबको पता है, सबने पी है। और आज की डेट में उसकी जो प्रसिद्धि है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि पूरे विश्व का कहीं का भी कोई भी पत्रकार अगर हमारे गाँव में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो अपना पहला इंटरव्यू घोड़ा चाय पे ही लेना चाहता है। ये बात मैं मतलब कि आज भी सुन रहा था तो कहीं ना कहीं बहुत ही चीजें छोटी होती है लेकिन प्रसिद्धि की बात होती है। एक और चीज खाने की बहुत फेमस है यहाँ पर, उदी के मेमोड़े नहीं खाए तो कुछ भी नहीं खाए आपने।
तो इसीलिए आप लोग मतलब कि उन्हीं के मिंगोड़े, चूंकि मिंगोड़े भी इटावा से कहीं ना कहीं चंबल क्षेत्र से ही निकलते हैं। यहाँ की जो सरसों है वो आप देखेंगे पूरा सर्दी के टाइम में सोने का देश कहा जाता है हमारे इटावा क्षेत्र को, चंबल क्षेत्र को। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अविश्वसनीय चीज है। अगर हम जैव विविधताओं की बात करें तो जैव विविधताओं के लिए अगर देखेंगे तो इंडियन स्कीमर जो प्रजाति है प्रवासी पक्षियों की, वो हमारे केवल और केवल चंबल क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम घड़ियाल की बात करें, मेरे पास में कई अमेरिका वगैरह से भी लोगों के फोन आते हैं, कई बार वो घूमने भी आना चाहते हैं कि घड़ियाल जो है, घड़ियाल वो केवल और केवल हमारे चंबल क्षेत्र में मिलते हैं। और आप कल्पना नहीं करेंगे कि पूरे विश्व के, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व के 80% घड़ियाल केवल और केवल चंबल में मिलते हैं। ये बहुत ही सोचनीय बात है। अब आप लोग बहुत लोग सोच रहे हैं हमने तो घड़ियाल आज तक नहीं देखे, कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा, लेकिन हमारे चंबल में घड़ियाल हैं। और एक और चीज की बात कर रहा हूं मैं कि डॉल्फिन, जो लोग कभी डॉल्फिन का नाम सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि डॉल्फिन के लिए हमें उड़ीसा की चिल्का झील जाना पड़ेगा और आप वहां जाएंगे, इतना सारा खर्चा करेंगे, 10,000 रुपए खर्च हो जाता है, उसके बाद में आप डॉल्फिन देख पाते नहीं देख पाते, किस्मत की बात होती है वहां भी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डॉल्फिन हमें बहुतायत में देखने को मिलती है और कम से कम अपने इटावा के परिक्षेत्र में बहुत सारी डॉल्फिन हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से भी हमारा ये जो क्षेत्र है बहुत ही उम्दा हो सकता है। हम लोगों को लगातार इस पर कार्य करने की जरूरत है, थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। कहीं कुछ कमियां होती हैं, कहीं कुछ कमियों के अलावा अच्छी चीजें भी होती हैं, तो हमें कमियों को दूर करना है, अच्छी चीजों को बढ़ाना है। इस तरीके से हमारा जो पूरा क्षेत्र है निश्चित रूप से एक अच्छे रूप में विकसित होता रहेगा और होता रहेगा, ये सच्चाई है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि जो चंबल की बात करें तो चंबल अपने आप में हमारे जो जब प्रथम सत्र चल रहा था तो बताया था कि इटावा का पानी जो है चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जाता है। जो आनंद भट्ट के लेखक थे वो उनको यहाँ पर रखा गया था अंतिम दिनों में, क्योंकि इटावा के जो पानी है, इटावा के पानी को चिकित्सा के लिए बताया गया था। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज महसूस की है कि लोग कहते हैं कि चंबल का पानी इसने पी लिया वो बागी हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो है डिप्रेशन की दवा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो भी डिप्रेशन में जाते हो एक बार चंबल घूम के जरूर आए और उसका पानी जरूर पिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस दिन से आपको बराबर वो जुनून, वो जोश जो कि हमारे इटावा को लगातार विकसित करने के लिए जरूरी है, आवश्यक है, वो निश्चित रूप से आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग लगातार कार्यक्रम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जैसे अभी बात चल रही थी कि हिंदी साहित्य के लोग क्या कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के लोग वो कर सकते हैं कि वो अकेले में बैठ के एक पूरे क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि के बारे में, एक किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं, एक नई कहानियां बना सकते हैं, नए गीत बना सकते हैं, नया जोश पैदा कर सकते हैं, नई चीजें पैदा कर सकते हैं। निश्चित रूप से तो ये सेमिनार हम लोगों के इटावा जनपद की प्रोन्नति के लिए भी कहीं ना कहीं उन गीतों के माध्यम से, उन कहानियों के माध्यम से, उन कथानकों के माध्यम से, उन अकेले कमरे में सोची हुई बातों के माध्यम से, सोच सबसे बड़ी चीज होती है ना, सोच से ही तो शक्ति पैदा होती है। तो वो शक्ति आप सभी लोग हमारे पूरे समाज को दे सकते हैं, हमारे पूरे श्रेष्ठ जनपद को दे सकते हैं और उसको लगातार श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयासरत रह सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ये प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अकेले प्रयास करने से क्या होगा, अकेला चलना क्या भार फोड़ सकता है। पर मेरा मानना यह है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप हार को गर्म तो करो, चने को उसमें डालो तो सही, बालू को गर्म तो करो। अकेला चना हार नहीं फोड़ सकता, लेकिन सामने वाले की आंख फोड़ सकता है। मुगले आजम मूवी का एक डायलॉग अगर आपने नहीं सुना है तो आप उसकी एक डायलॉग को सुनिएगा कि उसके एक डायलॉग में वो चीज झलकती है। अगर वो कनीज कह रहे हैं तो कनीज कहीं ना कहीं वो निश्चित रूप से वो दिल को छू के जाती है। तो इतना बड़ा जुनून रहा होगा उनके दिल में, तभी उन्होंने किया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो हमारे इटावा के धरती के इटावा की शक्ति में ही ऐसे जुनून निकल सकता है, मुझे ऐसी उम्मीद लगती है। अगर उस मूवी की खास बात यह है कि अगर वहाँ पे चमड़े के सामान अगर आगरा से मंगाए जा रहे थे तो आगरा से ही मंगाए गए थे। हीरे वहाँ असली ही चाहिए थे तो असली ही हीरे मंगाए गए थे।
उस जमाने में बताया था कि जिस जमाने में फिल्में 1-1.5 लाख में बन जाया करती थी, उस जमाने में 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने फिल्मों में खर्च किए थे। लता मंगेशकर जी जिस समय उनकी जो पैसा दिया जाता था वो 1000 या 2000 रुपए तक दिया जाता था, उस जमाने में उन्होंने 25,000 रुपए मांगे थे। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में बहुत मायने रखता है कि इतनी इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति जो है वो हमारे, और एक बड़ी चीज और, कभी भी उनकी जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं पैसे कभी भी मायने नहीं रखते। मुझे लगता है कि कामों को करने के लिए मायने रखता है कि हमारी केवल और केवल दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो वो होनी बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर रमाकांत जी के लिए भी यही कहना चाहूंगा कि इच्छा शक्ति उनके पास थी, इसीलिए उन्होंने ये कार्य किया। बाकी और कोई चीज मायने नहीं रखती। इच्छा शक्ति हमें अपनी हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि अगर इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा ही सब कुछ लगातार चलता रहा और यही इच्छा शक्ति हमें लोगों को मिलती रही। तो क्या आसिफ जी के बारे में ये चीज हो गई? इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीजें हैं, दर्शनीय स्थल है, आप सभी लोग भी उनको देखने की कोशिश कीजिएगा। हर एक चीज को आप अपने व्यू से सोचने की कोशिश कीजिएगा और मुझे लगता है कि हम लोग उन उम्मीदों में लगातार सफल होते रहेंगे। जैसे कि हम बात करें तो आप लोग कल्पना करिए कि चंबल के घाट पर कोई कैंपिंग का आयोजन कर सकता है क्या? जो आप कैंपिंग वगैरह जो है आपने सोचा होगा कि आप मसूरी में या फिर हरिद्वार में, जो हमारे अभी आशीष जी बता रहे थे कि हम लोग लद्दाख वगैरह जाते हैं, तो लद्दाख में हमने वो चीज महसूस की है। तो क्या उस तरीके की चीजें यहाँ पे हो सकती हैं? लेकिन हम लोगों ने ऐसा कर दिखाया है। हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं कि अभी न्यू ईयर की बात है, न्यू ईयर पे हम लोगों की एक रॉक नाइट पार्टी के नाम से एक पार्टी हुई थी, जिसमें कि सिंहगढ़ घाट, जो कि कभी एक पूरे विश्व में अपने भय और आतंक का पर्याय रहा करता था, ऐसे घाट पर हम लोगों ने रात के 12 बजे परिवारों के साथ मिलके केक काटा, नंबर्स बनाया। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। धीमे धीमे ये चीजें आती रहेंगी। अभी जल्दी हम लोगों ने एक चीज और नई ढूंढी है कि इटावा जनपद में राफ्टिंग का भी हम लोगों ने ढूंढा हुआ है। तो कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इटावा जनपद में राफ्टिंग भी हो सकती है। तो निश्चित रूप से लेकिन हम लोगों ने वो प्रयास किया है और शायद आशा रहेगी सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो सफल होगा। समय बहुत अधिक हो गया है। एक पर्ची मेरे पास आ गई है, इसको पढ़ दे रहा हूँ। पर्ची पे लिखा हुआ है, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, बेउदय होते लिए कुछ थे नैनों के जिले में, किंतु जग के पंथ पर्यंत स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुक्त मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटों की बाट की पहचान कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। आप एक चिकित्सक होकर भी इटावा जनपद को इतनी बारीकी से और इतना सूक्ष्म दृश्य आपने देखा और दिखाया है। तो आपने चाहे चुगलखोर की बाजार हो, जहाँ जूते मारकर मन्नत मांगने की प्रथा हो, या यहाँ का पर्यटन, यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं, या विश्व का सबसे बड़ा जो विकासशील गांव सैफई है, या एशिया का जो सबसे बड़ा ब्लॉक है, तो या ये कहा जाए कि इटावा में ताजमहल की भी प्रतिकृति है। तो बहुत सारी बातों को आपने बताया है जिसको हम सभी को जानना चाहिए। और इटावा की पहचान, उसकी अपनी ये मूलभूत जो विशेषताएं हैं वह हो। आपने खान पान की ओर भी दिखाया कि यहाँ के खान पान में क्या चीजें प्रसिद्ध हैं। वास्तव में यही होना चाहिए। लोकल टू ग्लोबल की जो बात कही जा रही है, यही चीजें हैं कि हमारी जो मौलिक विशेषता है, उन मौलिक विशेषताओं को हम सुरक्षित रखें। और निश्चित रूप से यह संगोष्ठी जो है इस दिशा में एक कारगर प्रयास है। यह उन विशेषताओं को निश्चित रूप से बचाने का या उस दिशा में एक काम करने का एक महत्वपूर्ण शुभारंभ है। जैसा मैंने अध्यक्ष महोदय से अनुमति ली थी कि मैं निश्चित रूप से नीरज जी पर कुछ बातें करूंगा। वास्तव में हम नीरज जी को प्रेम की कविताओं के रूप, मतलब प्रेम के कवि के रूप में जानते हैं, लेकिन वह निखिल प्रेम के कवि हैं ऐसा नहीं है। जीवन मूल्य और मानव मूल्य उनकी कविताओं में है। उनकी पहचान इस पर भी होनी चाहिए। उनकी कुछ पंक्तियां मैं सुना करके और फिर अपने अगले वक्ता की ओर मैं बढ़ूंगा। उन्होंने लिखा है
जब हम बात करते हैं कि वो केवल प्रेम के कवि हैं, तो इस संदर्भ में उनकी कुछ लाइनें हैं, देखिएगा। पहले इन सब के लिए एक इमारत गढ़ लूं, पहले इन सब के लिए एक इमारत गढ़ लूं, फिर तेरी सांवली अलकों के सपने देखूंगा, पहले हर दीप के सर पर कोई साया कर दूं, फिर तेरी भाल पे चंदा की किरणें देखूंगा, फिर तेरी भाल पे चंदा की किरणें देखूंगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने अगले वक्ता और अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश जी पालीवाल को आमंत्रित करता हूं, जो वरिष्ठ कथाकार हैं और उपन्यासकार हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आए और अपना अध्यक्ष उद्बोधन दें। चंबल क्षेत्र की विशेषताएं बताने वाले राय साहब और सम्मुख बैठे में सभी आदरणीय कहानी पर बात करने से ज़्यादा अच्छा है कहानी को पढ़ना। अच्छा है कि हमारे बंधु ने लखनऊ दूरदर्शन से सारी कहानियाँ मांगी हैं, मैं उनकी सेवा में जरूर प्रस्तुत करूँगा। आप कहानियाँ पढ़ें, उन्हें नाटकीय रूप में देखें। कई कहानियाँ हमारी नाटक के रूप में प्रस्तुत हैं दूरदर्शन में ही और यूट्यूब पर। मैं जहाँ तक कहानी की बात कहता हूँ, इटावा में मैं संभवतः इकलौता आदमी जो गद्य में विरागराय जी निबंध में थे, कथा साहित्य में मैं अकेला हूँ। कवियों की चर्चा तो यहाँ बहुत होती है, गंग से लेकर नीरज जी का एक लंबी परंपरा है। शिशु जी को लोग भूल गए। शिशु जी की बहुत महत्वपूर्ण कवि है इटावा की, जो उदी के उदी क्षेत्र के शिशु जी। हम लोग जब इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में पढ़ते थे, उन्हें अपने आयोजनों में बुलाते थे, तो जो कुछ उनकी कविताओं में हम लोगों ने सुना वो बहुत आग उगलने वाला था। नेहरू पर उस वक्त टिप्पणी करना, जिस वक्त की मैं बात कह रहा हूँ, असंभव बात, लेकिन नेहरू पर भी उन्होंने बड़ी तीखी टिप्पणियाँ की थी, जिसमें बहुत ज़्यादा तालियां मिली। वजह थी लोग मौदेखी बातें तो करते हैं, लेकिन वास्तविकताओं पर बहुत कम ध्यान देते हैं। उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी गीत में कि जिसको हमने हीरा समझा वह कंकड़ निकला, ऐसा तो हमने सोचा नहीं। ये कंकड़ निकलने वाली जो बात है, ये इटावा का खेत बना। कंकड़ जब खाने में आ जाता है, चावल में आ जाता है, हम सब लोग जानते हैं दांतों का क्या हाल है। ये कंकड़ जवाहरलाल नेहरू थे, राजनीति थे, ये बात कहने वाला कवि शिशु था। नीरज जी उतनी तीखी बातें नहीं कहते, लेकिन वे भी संकेतों में कुछ बातें कह जाती थी। लोग चले जब राजभवन को, मुझको याद कुटी की है, उन्हें कुटी की याद आती थी, गांव की बात याद आती थी जब लोग राजभवन में पहुंचे। ये यहाँ के तेवर का सुधार, मैंने उस तेवर को अपनी कहानियों में व्यक्त किया है।
कहानियों का सार संक्षेप बताने के लिए इसलिए असल बात यह है कि कहानी के क्षेत्र में काम करने वालों की बहुत कमी है। आप काम करें, देखें, हमारे शोध छात्र कविताओं पर तो ढेरों काम करते हैं, सारे कवियों को नापते ढूंढते हैं, तुलसीदास से लेकर और नीरज तक तमाम कवियों को नापते हैं, लेकिन कथाकारों को नापते हैं। वृंदावन लाल वर्मा से लेकर हम लोगों तक और प्रेमचंद से लेकर हम लोगों की कहानी का लगातार आप देखें तो कहानी का विकास आपको देखने को मिलेगा। कहानी के बाद नई कहानी के बाद कहानी, ये सारी कहानियों की विधाएँ जो चली हैं इनका अध्ययन करें तो पाएंगे कि कहानी में बहुत कुछ अध्ययन करने के लिए आपको मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया। आपने एकदम अध्यक्षीय उद्बोधन किया और बड़े ही सार्वजनिक ढंग से, बड़े संक्षिप्त संबोधन में आपने इटावा के तेवर की बात की और उस तेवर में भी नीरज की पंक्तियों का हवाला दिया। लोग चले जब राजभवन में तो मुझे कुटीर की याद आई। तो वास्तव में आपने जो कहा कि नीरज उतनी कड़वी बातें नहीं कहते थे, वास्तव में यह सही है कि नीरज कड़वी बातें नहीं कहते थे। मैं जहाँ तक देख पाता हूँ या जहाँ तक समझता हूँ कि नीरज कबीर की परंपरा के या कबीर की संवेदनाओं और भाव के वाहक कवि। कई सारी कविताएं उसी भाव के नीरज की भी देखने को मिलती हैं। चाहे जब कबीर कहते हों कि हमन है इस मस्ताना हमन को होशियारी क्या, तो नीरज भी कहते हैं कि हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे, जैसे आना जग में वैसे जाना प्यारे। तो इन पंक्तियों को नीरज जब कहते हैं तो कबीर लिखते हैं, या कबीर जब प्रेम की बात करते हैं, या कबीर जब मानवता की बात करते हैं, आदमी को आदमी बनाने की बात करते हैं, तो कबीर हमें बड़े सहज लगते हैं। तो मैं उसी तरह से नीरज भी हैं। मैं अब जब अध्यक्ष उद्बोधन हो चुका है तो इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन किसको करना है, समन्वयक महोदय बताएं। तो मैं समन्वयक महोदय को सीधे आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। अपने प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मंच पर आसीन हमारे जो आज के अतिथि हैं डॉक्टर कमल कुमार, और जो जिन्होंने आज हमारा संचालन किया इस सत्र का, डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह, आपका अंगवस्त्रम देकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करने का कष्ट करें। मैं प्राचार्य महोदय को से अनुरोध करता मैं प्राचार्य मैं राष्ट्रीय संगोष्ठी का धन्यवाद और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, हमारे सभी साथी लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।